पंखा ठंडा हवा देता है। हेलो। हाँ, क्या हालचाल? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? पढ़ लिख रहे हैं ना? हाँ, पढ़ लिख रहे हैं, जल्दी दो चार को क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तो फटाफट। करो। क्या पढ़ा रहे हैं? बंगाल। बंगाल। बताइए। मुंह ऊपर करके, नीचे नहीं करना है, मुंह इधर देखना, उधर। अलीनगर का संधि कब हुआ है? शांत रहिए। आए नहीं आ रहे थे, का है? कौन चीज का एग्जाम चल रहा था? पार्ट 2 का एडमिट कार्ड है, दिखाइए तो, फोन में दिखाइए ना। खड़ा होइए। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया? है अली वर्दी खां। और बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया? है बोलिए। चलिए, क्या नाम है जी? पापा का नाम? सेंटर कहाँ है? 2-5-6। एग्जाम डेट देखिए इसका, सुनिए। 2-5-2024, 20-4-2024, 24-4-2024, 29-4-2024। ये सब तो आपका एग्जाम डेट है। कितना झूठ बोलती है बताइए। पकड़िए, बहुत बहाना बनाते हैं आप। प्रैक्टिकल था। ऊपर वाले क्लासरूम में आवाज कम है, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। ऊपर वाले क्लासरूम का थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, ठीक है? टकलू, उठिए, बताइए। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई है? क्या? वो तो हमको भी पता है। डेट बताइए, डेट। इधर इधर इधर, मुंह इधर। ब्लैक होल की घटना का विवरण कौन दिया था? कौन दिया था? हॉलवेल। बैठ जाइए। बताइए। पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण? इसको क्या कहिएगा, निपले पोथल है। कल तो आप आए थे, कल तो हम आपको देखे थे। कल तो ये आया था, हम देखे थे कल इसको। बताइए, कितना बढ़िया से बताए थे। वाह महाराज।
पढ़ते उड़ते ना, घर पे फुर्सत नहीं मिलता है क्या? वो बीवी बाल बच्चा है, एकदम फुर्सत ही नहीं मिलता है घर पे, इसको लगता है। कहाँ घर है हीरो? डिस्ट्रिक्ट क्या बोल रहा है जी? पटना जिला? पटने घर है? बताइए, पटना जिला का लोग इतना नालायक निकम्मा होता है? राजधानी नगर है जी। अशोक का जन्म इस जिला में हुआ था, मान मौर्य सम्राट अशोक। एकदम नालायक निकम्मा आदमी है जी। बैठने कहाँ बोले? देखिए हंस रहा है, कितना निर्लज है। बैठ, आप बैठिए, जाइए, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एकदम निर्लज पतित है। अरे कम से कम पहले का चीज पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। कल जो पढ़ा है वही ना पूछ रहे हैं। बताइए, आप लोग नौटंकी बतियाते हैं। बैठिए। हटाइए कमेंट। चलिए सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 18वीं सदी का नवीन स्वायत्त राज्य, और 18वीं सदी के नवीन स्वायत्त राज्य में हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल। बंगाल। अब सुनिए, समझिए गुरुजी लोग, समझिएगा। देखिए, हम आपको बताए थे कि 18वीं सदी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया, औरंगजेब के निधन होने के बाद, जो है आपको मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला के समय ही 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के समय जो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, वह पलासी का युद्ध काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध साबित हुआ, और उस युद्ध को जीतकर ही ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना किया। और पलासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी को जीत रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी को जीत रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने दिलाया था। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी। दिया। और प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन बनेंगे, इसको लेकर हद तक निर्णय अंग्रेजों के द्वारा ही लिए जाने लगे। और आप सब लोग जानते हैं, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की जब हार हुई, और जब वह युद्ध भूमि से अपनी राजधानी वापस लौट रहा था, तो उसी क्रम में मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। और जब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई तो बंगाल के नवाब का गद्दी खाली हो गया। और जब बंगाल के नवाब का गद्दी खाली हो गया तो बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर। बंगाल के अगले नवाब की हम बात करें तो बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर। तो नवाब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बना है वह बना है आपको मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब पद पर रहे।
मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर की अगर आप बात करेंगे तो मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचा करता था। मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचा करता था। और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना तो मीर जाफर के पास बंगाल का राजकोष आया और उस बंगाल के राजकोष में से 1,77,00,000 रुपया मीर जाफर ने अंग्रेजी कंपनी को दिया। 1,77,00,000 रुपया मीर जाफर ने अंग्रेजी कंपनी को दिया। और जब मीर जाफर अपने तरफ से अंग्रेजी कंपनी को उपहार देने लगा तो अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को लगा कि इसका मतलब है बंगाल के राजकोष में बहुत ही अधिक धन संपत्ति है। तो मीर जाफर के समय अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी बंगाल के राजकोष को खाली करने लगे। और जब मीर जाफर के समय अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी राजकोष को खाली करने लगा, राजकोष को खाली करने लगा, तो इससे मीर जाफर काफी तंग आ गया। और जब मीर जाफर काफी तंग आ गया तो मीर जाफर डच कंपनी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। जैसे ही अंग्रेजी कंपनी को यह पता चला तो अंग्रेजी कंपनी ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर डचों का पतन कर दिया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। और मीर जाफर को गद्दी से हटाने के बाद मीर जाफर का उत्तराधिकारी इसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर जाफर का उत्तराधिकारी इसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम को बनाया गया। और मीर कासिम की अगर आप बात करेंगे तो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब के पद पर रहे हैं 1760 से 1763। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो लाखों करोड़ों रुपया यह भी अंग्रेजों को बंगाल के राजकोष से निकालकर उपहार के तौर पर दिया। ठीक है, मीर कासिम भी अंग्रेजों को एक प्रकार से कहिए घूस दिया, लेकिन मीर कासिम थोड़ा स्वाभिमानी था। और मीर कासिम के काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। मीर कासिम थोड़ा स्वाभिमानी था और मीर कासिम के काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। तो जब राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी तो अंग्रेजों का काफी हस्तक्षेप होता था। बंगाल के नवाब के कामों में बंगाल के नवाब के कामों में अंग्रेज हस्तक्षेप किया करता था। मीर कासिम को अंग्रेजों का हस्तक्षेप सही नहीं लग रहा था। मीर कासिम को अंग्रेजों का हस्तक्षेप सही नहीं लग रहा था, जिस वजह से मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बना लिया मुंगेर को। मुर्शिदाबाद से हटाकर बना लिया मुंगेर को। मुर्शिदाबाद से हटाकर बना लिया मुंगेर को। मुंगेर को जाना है, जाइए। ठीक है, तो मीर कासिम की अगर आप बात करेंगे तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया और मुंगेर में तोप का कारखाना, बारूद का कारखाना इन्होंने बनाने का काम किया। तो जब मीर कासिम अपनी राजधानी हटा लिया, तोप और बारूद का कारखाना मुंगेर में बनाने लगा मीर कासिम, तो अंग्रेजों को शंका हो गया। अंग्रेजों को शंका हो गया, अंग्रेजों को डर हो गया मीर कासिम से। और फिर अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और फिर से अंग्रेज मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। फिर से अंग्रेज गद्दी पर बैठाया मीर जाफर को। और जब दूसरी बार मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया तो मीर जाफर 1763 से 1765 तक गद्दी पर रहे। और जब मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया
और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो अब मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और मीर कासिम अपने समकालीन मुगल बादशाह शुजाउद्दौला से जाकर शाह आलम द्वितीय से जाकर मिला। शाह आलम द्वितीय से जाकर मिला। मीर कासिम का समकालीन जो मुगल बादशाह था वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो जो शाह आलम द्वितीय है ये मुगल गद्दी पर रहा है 1759 से लेकर के 1806। 1759 से लेकर के 1806। और मीर कासिम के समकालीन अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। मीर कासिम के समकालीन अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। तो जब मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को गद्दी दिया गया, बंगाल के नवाब का गद्दी दिया गया, तो मीर कासिम अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जाकर मिला। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जाकर मिला और फिर मीर कासिम इन दोनों से मिलकर एक सेना का गठन किया जिसे भारत की संयुक्त सेना कहा गया। जिसे भारत की संयुक्त सेना कहा गया। और भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना शामिल था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना शामिल था। एक बड़ी सेना का गठन जो है आपको मीर कासिम ने किया। एक बड़ी सेना का गठन जो है आपको मीर कासिम ने किया अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर। और उस बड़ी सेना के बदौलत ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को चुनौती दिया और फिर बिहार के बक्सर में गंगा नदी के तट पर 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में बक्सर का युद्ध कहते हैं। और बक्सर के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो नेतृत्व किया था। और भारत की संयुक्त सेना की अगर बात की जाए तो भारत की संयुक्त सेना में आपको बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था। ये सभी लोग भारत की संयुक्त सेना में शामिल था और इन सभी में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला। भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और बक्सर का युद्ध वास्तविक तौर पर एक युद्ध था और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध में अंग्रेजों के जीत के पीछे कारण क्या था? तो अंग्रेजों के जीत के पीछे कारण यह था कि अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, तकनीक वाला अस्त्र शस्त्र था अंग्रेजों के पास, जिस वजह से इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई। और यह एक वास्तविक युद्ध था। भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना में सबसे निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है। भारत में ब्रिटिश
कंपनी के स्थापना में, भारत में ब्रिटिश कंपनी के स्थापना में सबसे निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है। गौर से आप इस बात को सुनिएगा। भारत में पलासी के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे सबसे निर्णायक युद्ध कौन है जिसने भारत में वास्तविक तौर पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की है, तो आंसर हो जाएगा इसका बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा आंसर? बक्सर का युद्ध। तो भारत में जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है, भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई है, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में सबसे निर्णायक युद्ध की अगर बात की जाए तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को। सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को। अब आप देखिएगा, बक्सर के युद्ध हुए, भारत की संयुक्त सेना की हार हुई, और इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति की अगर हम लोग बात करें तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ है। कौन संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत जो है आपको बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। यह संधि 1765 में हुआ है। यह संधि 1765 में हुआ है। और इलाहाबाद की संधि की अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की दो संधि हुई है, जिसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि की अगर हम बात करें तो एक बात आप जानिए, इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था रॉबर्ट क्लाइव। चाहे इलाहाबाद की प्रथम संधि हो या इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो, इलाहाबाद की दोनों संधि में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से भाग लिया था रॉबर्ट क्लाइव भाग लिया था। तो इलाहाबाद के प्रथम संधि में भी अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव लिया था, और इलाहाबाद के द्वितीय संधि में भी अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। वही इलाहाबाद की द्वितीय संधि की अगर हम लोग बात करें तो जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि है यह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। प्रथम संधि में क्या हुआ, द्वितीय संधि में क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। प्रथम संधि में क्या हुआ और द्वितीय संधि में क्या हुआ। देखिए, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये दोनों तो भारत की संयुक्त सेना में था, और बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई थी, अर्थात ये दोनों तो हारा हुआ था। इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार दिया, अर्थात कर वसूलने का अधिकार दिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार दिया, यानी कर वसूलने का अधिकार दिया। यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को कहा कि जाइए बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में आप टैक्स की वसूली कीजिए, राजस्व की वसूली कीजिए। जब शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में
कर वसूली का अधिकार दिया, तो बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। और यह संधि रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो रहा था, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने ही शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर वारेन हेस्टिंग्स आया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाले 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया, वार्षिक पेंशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि की अगर हम लोग बात करें, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ, इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था, जिस वजह से शुजाउद्दौला युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत शुजाउद्दौला युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं बल्कि आपको शुजाउद्दौला ने अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार दिया। अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार दिया। एक प्रकार से कहिए तो इलाहाबाद के संधि के तहत जो महत्वपूर्ण विशिष्ट अधिकार थे बिहार, बंगाल, अवध के क्षेत्र में सब अंग्रेजी कंपनी ले लिया। इसके बाद बिहार, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी लगभग सर्वे सर्वा हो गया। फिर भी बंगाल के नवाब बनते रहे, लेकिन बंगाल के नवाब का कोई महत्व नहीं रह गया और बंगाल के अंतिम नवाब बने मुबारक दौला। और उसके बाद बंगाल के नवाब का कोई महत्व ही नहीं रह गया। और जब अंग्रेजी कंपनी को इलाहाबाद के संधि के तहत दीवानी अधिकार मिला, अर्थात कर वसूली का अधिकार मिला, तो इसके बाद अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले मेघालय के खासी जनजाति के संपर्क में आया था। आपसे पूछा जाता है जब इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को दीवानी अधिकार मिला तो वह सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आया था, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले दीवानी अधिकार मिलने के बाद खासी जनजाति के संपर्क में आया था। खासी जनजाति मेघालय की एक जनजाति है, खासी जनजाति। समझ गए? तो चलिए ठीक है, यही है बंगाल। अब अवध और हैदराबाद सबको जो है हम लोगों को पढ़ना है। उससे पहले जो है चीजों को नोट डाउन कीजिए तो थोड़ा सा लिखिए। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता पॉइंट में लिखा रहे हैं, जहां तक लिखे हैं उससे अगला पॉइंट। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का संस्थापक, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का संस्थापक है। कुर्सी साफ कीजिए जी। एगो थोड़ा सा जो है ना ऊंचा वाला उसी टाइप का थोड़ा स्टैंडर्ड कुर्सी मंगाइएगा तो ठीक है, ताकि बैठे तो कैमरा में भी नजर आए। ठीक है।
ये कुर्सी पर बैठते हैं ना, कैमरा में नजर ही नहीं आते हैं। ऑनलाइन वाला को लगता है कहाँ चले गए, है ना, वो पुराना है, पुराना अपने बैठेंगे। चलिए एगो मंगा दीजिएगा तो। लिखिए, है लिखिए, है लिखिए, है शांत रहिए। अभी उठा करके पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो सबको सांप सूंघ जाता है, ऐसे कितना चपर चपर बोलता है। क्वेश्चन पूछते हैं तो नानी याद आ जाता है, परीक्षा मई में है कहेगा अप्रैल में है। लिखिए लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का संस्थापक माना जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, विलियम पिट जानते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। विलियम पिट था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और इसलिए कहा था कि अंग्रेजी कंपनी को भारत में जीत जो है रॉबर्ट क्लाइव ही दिलाया था। अंग्रेजी कंपनी को भारत में युद्ध में जीत रॉबर्ट क्लाइव ही दिलाया था। इसी वजह से जो है आपको विलियम पिट ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, काहे रो रही है बताइए, सही बात बोले तो रो रही है, हम इसको मारे भी हैं, बताइए रो रही है। मारेंगे हम, चप्पल खोल के मारेंगे। ए लड़की बताइए, आपको हम कुछ बोले हैं? देखिए कितना सुंदर मुंह है आपका, है? उसको रो रो करके बदसूरत बना रहे हैं आप। हल्ला काहे करते हैं आप लोग, काहे हल्ला करते हैं? हाँ रुमाल दीजिए, पोंछ लेगी आंसू। आंसू निकल कहां रहा है इसके आंख से? चुप हो जाइए, आंख से आंसू नहीं आ रहा है, रोने भी नहीं आता है। लिखिए, दोनों दोस्त हैं कि बहन है? दोस्त हैं? ओ, साथ में रहते हैं? साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ओ, लिखिए अब, इसमें कौन हम गलत बात बोले हैं बताइए तो? इसी वजह से कहा जाता है सही बात मिर्चा की तरह लगता है। एग्जाम डेट तो हम पढ़ के सुनाइए दिए है, प्रैक्टिकल था सही में। अच्छा ठीक है, हम ही गलत है, आप ही सही हैं। प्रैक्टिकल देने गए थे सही में, है बताइए ना, सही में गए थे। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है। अच्छा ठीक है, यही सही, हम ही गलत। अब हंस लीजिए अब आप। चलिए लिखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, विलियम पिट लिखना पड़ेगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का अगला नवाब, पॉइंट वाइज ही लिखिए, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का अगला नवाब,
सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का अगला नवाब। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर बना। उसी में मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़, मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़, मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़, मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता था क्योंकि वे क्लाइव के इशारों पर काम करता था। क्योंकि वे क्लाइव के इशारों पर काम किया करता था। क्योंकि वे क्लाइव के इशारों पर काम किया करता था। क्योंकि वे क्लाइव के इशारों पर काम किया करता था। क्योंकि वे क्लाइव के इशारों पर काम किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, मीर जाफर ने मीर जाफर ने 24 परगना, 24 परगना जो है बंगाल में एक क्षेत्र का नाम था, जिला का नाम था 24 परगना। अभी उत्तरी 24 परगना है, दक्षिणी 24 परगना, ये जिला का नाम है। जैसे बिहार में है ना जी, पटना, शिवहर, रोहतास, ये सब जिला है ना। 24 परगना एक जिला हुआ करता था। मीर जाफर ने 24 परगना नामक जिला मीर जाफर ने 24 परगना नामक जिला और 1,77,00,000 रुपया और 1,77,00,000 रुपया और 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजी कंपनी को दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मीर जाफर मीर जाफर मीर जाफर के समय, जाना है जाइए ना। मीर जाफर के समय मीर जाफर के समय मीर जाफर के समय कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बंगाल के खजाना को बंगाल के खजाना को खाली करने में लग गए। खाली करने में लग गए जिस कारण मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे।
जिस कारण मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। इसलिए 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 मीर जाफर को बंगाल के नवाब के गद्दी से हटा दिया गया। बंगाल के नवाब के गद्दी से हटा दिया गया और बंगाल का अगला नवाब उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया और बंगाल का अगला नवाब उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। और बंगाल का अगला नवाब उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम नवाब बनने के बाद मीर कासिम नवाब बनने के बाद मीर कासिम नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी मीर कासिम नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मीर कासिम नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मीर कासिम नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर को बनाया। मुंगेर को बनाया तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने का कारखाना तोपखाने का कारखाना लगाया। अब आगे हेडिंग मारिएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को
भारत की संयुक्त सेना और भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के सेना के बीच हुआ। फुल स्टॉप। भारत की संयुक्त सेना में उसी में लिखते जाइएगा, जब तक बोलेंगे अगला पॉइंट या पैराग्राफ चेंज करने नहीं तब तक उसी में लिखते जाइएगा। भारत की संयुक्त सेना में, भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब, भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब, भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, कोमा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था। इस युद्ध में भारत की संयुक्त, उसी में इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया। 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 तो वहीं अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। तो वहीं अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। तो वहीं अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। तो वहीं अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। तो वहीं अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया। इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है।
इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है। उसी में इस युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर, इस युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। इस युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। इस युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। इस युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। बंगाल के नवाब मीर जाफर थे और बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। वेंसी टाड देखिए यहां पर लिख रहे हैं, वेंसी टाड थे, वेंसी टाड थे, वेंसी टाड थे। नवाब मीर जाफर थे और बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। यहां लिखे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाड थे। वेंसी टाड थे। आगे हेडिंग मारिएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि डैश दे करके, डैश दे करके। इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद की दो संधि हुई है, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ है। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, उसी में कंटिन्यू। इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और 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 रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। इसके तहत इसके तहत इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्रदान किया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को
शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्रदान किया। दीवानी अधिकार प्रदान किया, फुल स्टॉप। दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजी कंपनी, दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजी कंपनी, दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजी कंपनी दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। 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 अंग्रेजी कंपनी ने, उसी में अंग्रेजी कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना शुरू किया। बाद के दिनों में जाकर वारेन हेस्टिंग्स बाद के दिनों में जाकर वारेन हेस्टिंग्स बाद के दिनों में जाकर वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल बने, 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 तो उन्होंने शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाले शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाले 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। तो उन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिए जाने वाले 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। उसी में पैराग्राफ चेंज करके इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और
इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने युद्ध हर्जाने के तौर पर इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने युद्ध हर्जाने के तौर पर इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने युद्ध हर्जाने के तौर पर इस संधि के तहत शुजाउद्दौला ने युद्ध हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। साथ ही साथ अवध के क्षेत्र में व्यापारिक छूट भी दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला बना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला बना। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला बना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अवध और हैदराबाद को। सबसे पहले अब हम लोग अवध को पढ़ेंगे, अवध। लेकिन अवध को पढ़ेंगे परंतु उससे पहले जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़िए तो गुरुजी लोग। किसका पेन है जी? ले लीजिए। पढ़िए, जितना अभी समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए। सब लोग अपना अपना बोतल लेके आइए, पानी उसमें ग्लूकोज डाल के आइए, समझे? सबको अपना अपना बोतल में पानी और पानी में ग्लूकोज लेके आना है। पढ़िए, पढ़ने न बोले हैं, क्या नौटंकी बतिया रहे हैं? है पढ़िए जल्दी जल्दी। है लड़की सब पढ़िए, इधर उधर क्या कर रहे हैं आप लोग? है पढ़िए।
पढ़ लिए। आइए तो, आइए 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 बोर्ड पे। पलासी के युद्ध में जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई तो नवाब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? है मीर क्लाइव का गधा या गीदड़ किसे कहते? आए अंग्रेजी कंपनी को 24 परगना का क्षेत्र कौन दिया? कौन दिया? और मीर जाफर जब बाद में अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा तो मीर जाफर को गद्दी से हटाकर किसको गद्दी पर बैठाया? मीर किसको गद्दी पर बैठाया गया? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन बनाया? कौन बनाया? कौन बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में तोपखाना बारूद खाने का निर्माण? किसने? और इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1700। बक्सर का युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ है। बक्सर के युद्ध में जो भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी लड़ी थी, उस भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन लोग शामिल थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध में जो भारत की संयुक्त सेना लड़ी थी, भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? एक बार फिर से बताइए, भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो है आप आगे बतलाइएगा कि भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में कौन किया था? हाँ? कौन किया था? कौन किया था? शुजाउद्दौला। और इसके बाद अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर। बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजी कंपनी। बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। मीर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वेंसी टाट। कौन था? वेंसी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। पागल सब, क्वेश्चन नहीं सुनता है। जाओ, हो गया, छुट्टी हो गया, जाओ भागो। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनता है तुम लोग, एकदम पागले है, दिमाग उमाग न है।